गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर लेकर के आया हुआ हूँ, अधिगम एवं शिक्षण, जो कि 100 नंबर का है, जिसमें 80 नंबर का थियरी का है और 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल का है। तो आइए यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, इसके सिलेबस को देखते हैं। फर्स्ट में है अधिगम, प्रकृति, प्रकार और रणनीतियाँ। अधिगम के प्रकृति एवं अवधारणा, संप्रत्यय अधिगम, कौशल अधिगम, मौखिक अधिगम, सामाजिक अधिगम, अधिगम सिद्धांत, समस्या समाधान। ये आपके फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक है सब। इसमें हम अधिगम की प्रकृति एवं अवधारणा देखते हैं, उसके संप्रत्यय क्या क्या हैं उसको देखते हैं, अधिगम के कौशल क्या क्या है उसको पढ़ते हैं, मौखिक अधिगम क्या होता है, सामाजिक अधिगम क्या होता है, और अधिगम के जो सिद्धांत दिए गए हैं शिक्षाविदों द्वारा उसको देखते हैं, और अधिगम के दौरान जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं छात्रों को उसको हम देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है बुनियादी मान्यता और अधिगम सिद्धांत के प्रासंगिकता का विश्लेषण, व्यवहारवादी, सामाजिक, संज्ञानात्मक एवं मानववादी अधिगम सिद्धांत। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह। इसमें हम देखते हैं कि जो प्राचीन मान्यताएं रही हैं पहले से अधिगम को लेकर के, एक छात्र किस प्रकार से सीखे, किस प्रकार से पढ़े, उसके व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसको देखते हैं। और वर्तमान समय में जो अधिगम के सिद्धांत चल रहे हैं, जैसे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा विशेषज्ञों द्वारा जो सिद्धांत बनाए गए हैं, सामाजिक सिद्धांत बनाए गए हैं, संज्ञानात्मक और मानववादी अधिगम सिद्धांत बनाए गए हैं, उन सब का कंपेयर करते हुए एक दूसरे से तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं। तीसरा पॉइंट आपका है ज्ञान की रचना की प्रक्रिया और अधिगम, प्रक्रिया अधिगम। इसमें अधिगम हेतु रचनावादी उपागम, इसको हम लोग पढ़ते हैं। फिर है अधिगमकर्ता की योग्यता तथा विद्यालय प्रदर्शन से अधिगम का संबंध। इसमें हम एक छात्र की योग्यता और विद्यालय में आने के पश्चात उसके प्रदर्शन में, उसके अधिगम में क्या अंतर होता है, किस प्रकार अंतर होता है और दोनों में क्या संबंध होता है, उसको हम पढ़ते हैं इसके अंदर। फिर यूनिट 2 में हम लोग आते हैं, जो है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक एवं अधिगम के प्रबंधन। इसमें हम देखते हैं कि अधिगमकर्ता को कौन कौन से कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं, जिससे उसका अधिगम सीखने का जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से प्रभावित होती है, उसको हम देखते हैं। और उस प्रक्रिया में सुधार, उच्च गुणवत्ता लाने के लिए क्या क्या प्रबंधन आवश्यक होता है, इसको हम इसमें पढ़ते हैं। आइए इसका पहला पॉइंट देखते हैं, प्रेरणा की अवधारणा, प्रकार एवं इसे बढ़ाने की तकनीक। फिर है स्वास्थ्य, नींद, कार्य की कठिनाई, विषय वस्तु एवं अध्ययन की आदत जैसे कारक जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। फिर है अधिगम विधि का प्रभाव, आंशिक एवं पूर्ण अधिगम, सतही एवं गहन अधिगम, पूर्व अधिगम का वर्तमान अधिगम पर प्रभाव, अधिगम हस्तांतरण की रणनीतियाँ। फिर है वर्ग कक्ष अधिगम विस्मरण, अर्थ और इसका कारण, अधिगम संचारण को विकसित करने की रणनीति, कौशल सीखने के लिए अधिगम के अर्थ, स्वाध्याय विकसित करने के तरीके। तो यूनिट 2 में हम कुल मिला के देखते हैं कि कौन कौन से कारक होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। जैसे है कि प्रेरणा की अवधारणा, एक प्रकार से कह सकते हैं कि मोटिवेशन जो होता है स्टूडेंट्स के लिए क्या आवश्यक है, किस प्रकार से प्रेरित रहता है स्टूडेंट अधिगम करने के लिए, कोई चीज़ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, और क्या क्या तकनीकें इस्तेमाल होती हैं, इसको हम इसमें पढ़ते हैं। और क्या क्या चीज़ें आवश्यक है स्टूडेंट के लिए, स्वास्थ्य, उसका नींद, कार्य की कठिनाई, क्या क्या कठिनाई उत्पन्न होती है, और विषय वस्तु का अध्ययन करने की जो उसकी आदत है, जो उसके अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं आसपास के माहौल में, चाहे स्कूल हो या बाहर का माहौल हो, वह किस प्रकार से प्रभावित करता है। अर्थात कह सकते हैं कि उसके अधिगम में जो भी कठिनाई है, जो भी समस्याएं हैं, उनको किस प्रकार से हम
देखते हैं, उनका हम लोग विश्लेषण करते हैं। फिर अधिगम विधि का प्रभाव, जो विधियां इस्तेमाल होती हैं वो किस प्रकार से, कौन कौन सी विधि हैं किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। आंशिक एवं पूर्ण अधिगम को हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत अधिगम करे या पूर्ण रूप से किस प्रकार से अध्ययन करता है। सतही एवं गहन अध्ययन, फिर पूर्व अधिगम का वर्तमान अधिगम पर प्रभाव, पहले जो सीखता है उसका वर्तमान अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है, पहले जो सीखा हुआ है उसे जोड़ करके वर्तमान अधिगम किस प्रकार से वर्तमान अधिगम में प्रभावित होता है, वह सहयोगी होता है। अर्थात कह सकते हैं कि जो पहले से सीखा हुआ है और उसकी सहायता से हम नवीन अधिगम जो करते हैं स्टूडेंट्स, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और उस अधिगम को किस प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, उसकी क्या रणनीतियाँ हैं। यानी पिछले ज्ञान को हम नवीन स्तर पर किस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं। वर्ग कक्ष अधिगम विस्मरण, अर्थ और इसका कारण, ये सब सारे सिस्टम को हम लोग देखते हैं। फिर आते हैं आपका यूनिट 3 में शिक्षण और शिक्षक की समझ। इसमें शिक्षण क्या होता है और शिक्षक को क्या क्या चीज़ें अपने में विकसित करनी चाहिए और साथ ही साथ पूरी कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया को किस प्रकार से प्रभावित करने के लिए क्या क्या परिवर्तन लाना चाहिए, यह चीज़ इसमें देखा जाता है। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक योजनाबद्ध क्रियाकलाप रूप में शिक्षण योजना निर्माण के तत्व, ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि शिक्षण क्या चीज़ होती है और किस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से शिक्षण का कार्य किया जाए कि वह उत्तम तरीके से प्रदर्शित हो। फिर है मूलभूत शिक्षण अवधारणा और शिक्षण की योजना पर उसका प्रभाव। थर्ड पॉइंट आपका है शिक्षण में प्रवीणता, जागरूकता, निपुणता, सामर्थ्यता और वचनबद्धता का स्थान एवं अर्थ। तो शिक्षण में उसकी योग्यता, शिक्षण में एक शिक्षक किस प्रकार से जागरूक होता है और छात्रों को किस प्रकार से जागरूक भी करता है पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए। शिक्षक में निपुणता किस प्रकार से है, उसका सामर्थ्य क्या है, वो अपने आप को डेवलप कैसे करता रहता है, डे बाय डे खुद में किस प्रकार से परिवर्तन करता रहता है, ये सब चीज़ें देखना पड़ता है, अध्ययन करेंगे हम। शिक्षण प्रभाविता के मूल तत्व, कौन कौन से शिक्षण को प्रभावित करने वाले मूल तत्व होते हैं उसको देखा जाता है व्यवहारवाद, मानववाद और रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। फिर है शिक्षक के कार्य एवं भूमिका का विश्लेषण, पूर्व संक्रिया अवस्था में कौशल एवं दक्षता, योजना दृष्टिगत करना, अर्थात शिक्षक का क्या कार्य होता है, उसकी क्या भूमिका होती है, उसका पूर्ण विश्लेषण इसमें किया जाएगा, आप अध्ययन करेंगे। पूर्व संक्रिया अवस्था में कौशल एवं दक्षता, अर्थात कह सकते हैं कि शुरुआती स्तर पर जो बालक सीखना स्टार्ट करता है तो उसमें किस प्रकार से शिक्षक की क्या योग्यता होनी चाहिए, शिक्षक किस प्रकार से प्रदर्शित होना चाहिए, किस प्रकार से अधिगमकर्ताओं के बीच होना चाहिए उसका व्यवहार और उसकी योजना कैसी होनी चाहिए, उसका परिणाम क्या होता है, ये सारी चीज़ें, उसका तैयारी, उसका संगठन, वो सब का वर्णन हम इसमें करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। फिर है अंतःक्रियावस्था, सहज एवं व्यवस्थित अधिगम, उत्तर क्रियावस्था, अर्थात कह सकते हैं सीखने की जो सारी अवस्थाएं होती हैं, चाहे वो आपका पूर्व संक्रियावस्था हो, अंतःक्रियावस्था हो, उत्तर क्रियावस्था हो, पूर्व अवस्था, अंतःक्रियावस्था एवं उत्तर क्रियावस्था पर विचार विमर्श का चिंतन होता है, इसमें हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा प्रभावशाली शिक्षक से संबंधित विशिष्ट गुण, पेशेवर शिक्षक का पहचान अपरिहार्य क्या है। एक प्रभावशाली शिक्षक का क्या क्या विशिष्ट गुण होते हैं, क्या होने चाहिए, उसको हम इसमें देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे इसमें। अब हम लोग चौथा यूनिट को देखते हैं, तीसरे पेपर के। शिक्षण के लिए योजना, क्या क्या योजनाएं इसमें होती हैं, कौन कौन सी योजनाएं होती हैं और कौन सी योजनाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं, उनका अधिगम करने वाले छात्रों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, उन सारे तथ्यों का इसमें हम अध्ययन करते हैं। आइए देख लेते हैं।
शिक्षण कार्य योजना दृष्टिगत करना, अध्येता एवं अधिगम तत्परता के विशिष्ट लक्षण कि अध्ययन करने वाला कैसा है, उसका अध्ययन करने की रुचि कैसी है, उसकी तत्परता कैसी है, क्या क्या उसके विशिष्ट लक्षण होने चाहिए और उन लक्षणों को कैसे डेवलप किया जाना चाहिए, इन सारी चीज़ों का अध्ययन इसमें हम करेंगे। विषय वस्तु और उसके अंतर संबंध, अधिगम स्रोत एवं उपागम रणनीतियाँ। अधिगम के क्या क्या स्रोत होते हैं और उनको विकसित करने के लिए, उनका उपयोग करने के लिए क्या क्या रणनीतियाँ, क्या क्या विधियाँ हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे। नेक्स्ट है अधिगम परिणाम पर निर्णय लेना या करना, समान लक्ष्य तय करना, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण और अधिगम के लिए मानदंड, विभिन्न क्रियाकलाप एवं गृह कार्य के लिए अनुदेशात्मक समय निर्धारण। अधिगम में अनुदेश समय एक चर रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है अनुदेशात्मक उपागम एवं रणनीतियों पर निर्णय करना, विरोधात्मक या अन्वेषण उपागम व्यक्तिगतता का लघु समूह या पूरा वर्ग विषय वस्तु में अधिगमकर्ता को शामिल बनाए रखने के लिए कौशल की आवश्यकता। कौन कौन से कौशल, उपागम, रणनीतियाँ इत्यादि प्रयोग में ली जाएंगी, किस प्रकार से उनका अधिगमकर्ता पर और उसके विषय वस्तु पर उसको सीखने में, उसके कौशल को डेवलप करने में किस प्रकार से रणनीतियाँ सहायक होगी, इसको हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अनुदेशन के लिए तैयारी, उपलब्ध अधिगम के स्रोत का चुनाव एवं पहचान या आवश्यक अधिगम स्रोत का विकास। एक योजना का तैयारी, इकाई योजना एवं पाठ्य योजना। इसमें हम एक पाठ्य योजना भी सीखेंगे। यूनिट 5 को हम लोग देखते हैं, शिक्षण का कौशल और तरीका। जो पीछे हम पढ़ते आए हैं अन्य यूनिट में लगभग वैसा ही है। आइए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट इसमें हैं। पाठकों को परिचित कराना, आवश्यकताएं एवं विभिन्न संभावनाएं। नेक्स्ट है अधिगमकर्ता को प्रेरित करना और उनके ध्यान को बनाए रखना, अध्यापन विभिन्नता का महत्व और कौशल के रूप में पुनर्बलन। तो इसमें देखते हैं कि पुनर्बलन दिया जाता है छात्रों को, उनको प्रेरित किया जाता है कि उनका ध्यान बना रहे और उनका जो अधिगम का वक्र है वो नीचे न गिरने पाए, एक सामान्य स्थिति में, बेहतर स्थिति में चलता रहे और वो मोटिवेट होते रहें और उनका अधिगम जो है वो उन्नति पर हो। कैसे कैसे होगा इसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। ऐसा प्रश्न पूछना, दृष्टांत एवं व्याख्या एक शिक्षक के दक्षता के रूप में वर्ग कक्ष में अध्येता अधिगम के अंतर्गत देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो छात्रों को मोटिवेट करते रहते हैं। उदाहरण कैसे दिए जाते हैं, व्याख्या कैसे किया जाता है, एक शिक्षक में इसके प्रदर्शन पर क्या क्या गुण होना चाहिए, इसके बारे में हम इसमें देखते हैं। शिक्षण की रणनीतियाँ, विवरणात्मक तरीका, शिक्षण उपागम समझ के लिए प्रस्तुतिकरण, परिचर्चा, प्रदर्शन, आग्रहण, संगठन, प्रतिमान। लगभग कुछ नीतियाँ यहाँ पे दी गई हैं, रणनीतियाँ जो कि शिक्षक को इस्तेमाल करना चाहिए कि किस प्रकार से किसी टॉपिक को हम विवरण प्रस्तुत करें और उस प्रस्तुतिकरण का तरीका क्या हो, परिचर्चा कैसे की जाए, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। फिर है बी, इसमें देखते हैं हम रणनीतियों में पूछताछ उपागम, विचारशील कौशल एवं ज्ञान का संरचना उपागम के रूप में, अवधारणा प्राप्ति, अवधारणा निर्माण, आगमन स्थिर चिंतन, समस्या आधारित अधिगम, परियोजना आधारित अधिगम। इन सब सारी चीज़ों को हम देखते हैं इसमें। अर्थात कह सकते हैं कि शिक्षण कार्य के लिए जो भी रणनीतियाँ इस्तेमाल की जाती हैं उनके बारे में अध्ययन हम इसमें करते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिक अनुदेशन उपागम, कंप्यूटर व्यवस्थित निर्देशन, अभिक्रमित अनुदेशन, क्रियाकलाप पैकेज।
फिर है छोटा समूह एवं पूरा समूह अनुदेशन उपागम, सहयोग एवं समन्वित अधिगम उपागम, मस्तिष्क उद्वेलन, भूमिका निभाना, नाटकीकरण, समूह परिचर्चा, अनुरूपण एवं खेल, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी एवं अध्ययन गोष्ठी। अर्थात कह सकते हैं कि एक मोटिवेशन के साथ साथ अध्ययन कार्य को कैसे किया जाए बेहतर तरीके से, ये सारी रणनीतियाँ इस यूनिट में दी गई हैं। यूनिट नंबर 5 में सारी रणनीतियाँ, उपागम, तकनीकी सब कुछ इस 5वें यूनिट में दी गई है, जिसको कि शिक्षक एक बेहतर शिक्षण कार्य के लिए उपयोग कर सकता है, जिसके द्वारा एक छात्र बहुत ही अच्छे तरीके से अधिगम कर सकता है। तो ये आपका तीसरा यूनिट आपका ख़त्म होता है।